गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं 12वीं की इकोनॉमिक्स। आरबीसी बोर्ड का जो आपका है सिलेबस उसके अनुसार अपना चलेगा, पूरे चैप्टर चलेंगे। 12वीं क्लास के अंदर जो इकोनॉमिक्स है उसको पूरी बुक करने का प्रयास करेंगे, कंटिन्यू सीरीज रखेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसको अपने परमानेंट करेंगे। 12वीं क्लास में तीसरा चैप्टर है मांग। चैप्टर का नाम है मांग। मांग क्या है, कैसे होता है, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। इंग्लिश में अपने इसको डिमांड कहते हैं। तो देखिए, मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। कितने तत्व? 3। सबसे पहले आवश्यकता, दूसरी चीज मुद्रा, और तीसरी चीज उसको खर्च करने की इच्छा। सुनिए, अगर स्टूडेंट सबसे पहले प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होनी चाहिए? प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए। जैसे आपने कोई वस्तु लेनी है तो उस वस्तु को लेने की आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज लेनी है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, उस आवश्यकता को पूरी करने के साधन क्या होने चाहिए आपके पास? दूसरी चीज के अंदर साधन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? साधन होने चाहिए आपके पास। और इस प्रकार से साधन होने चाहिए। और तीसरी चीज है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, साधनों को त्याग करने की क्षमता। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कोई एक भिखारी जा रहा है रोड के ऊपर और वो सोच रहा है कि मुझे ये घर लेना है, तो मान लिया वो उसकी इच्छा है। अब खरीदने के लिए साधन, तो भैया साधन उसके पास नहीं है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है खरीदने को। और अगर एक एग्जाम्पल और लें, कोई सेठ है, बहुत कंजूस है। यदि वो मार्ग जा रहा है, जाते हुए उसकी इच्छा है कार खरीदूं, पैसा भी है कार खरीदने के लिए, पर उसकी खर्च करने की क्षमता नहीं है, वो उस चीज को खर्च नहीं कर पाएगा, तो भी वो मांग नहीं बन पाएगी। मांग के स्टूडेंट 3 तत्व कौन कौन से? आवश्यकता यानी प्रभावपूर्ण इच्छा, इच्छा को पूरी करने के साधन, और साधनों को त्याग करने की क्षमता, तब जाके मांग बनती है। अब मांग की क्या परिभाषा होगी स्टूडेंट्स? मांग की क्या परिभाषा होगी? देखिए, मांग वही चीजें होगी, निश्चित आपका स्थान, सॉरी, निश्चित स्थान, निश्चित कीमत, निश्चित मात्रा। इन तत्वों को किस प्रकार से अपने लिखेंगे? यदि निश्चित स्थान पर, निश्चित कीमत पर जितनी मात्रा उपभोक्ता लेने को निश्चित समय, सॉरी एक समय, निश्चित समय पर जितनी मात्रा उपभोक्ता लेने को तैयार है, वह उस वस्तु की मांग है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया कि मुझे दूध चाहिए कल, क्या वो मांग है? नहीं, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से मांग नहीं है। मांग में स्थान भी होना चाहिए, कीमत भी होनी चाहिए, मात्रा भी होनी चाहिए, समय भी होनी चाहिए, और वो लेने को तैयार भी होना चाहिए, तब जाकर हम उसको मांग कहेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि मांग क्या है, यानी आपकी डिमांड क्या है? निश्चित स्थान पर, निश्चित कीमत पर, निश्चित मात्रा, निश्चित समय में जो उपभोक्ता लेने को तैयार है, वह उस वस्तु की मांग है। स्टूडेंट ये देखिए लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हैं, सर्वथा कीमतों से संबंध होता है मांग का, लेकिन कीमत से तात्पर्य प्रति इकाई समय से। मांग की निम्न परिभाषा है, किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग की उस मात्रा से है जो नियत समय पर कीमत पर खरीदना चाहता है। वही बातें आ गई, निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित समय अवधि में, निश्चित कीमत पर जितनी मात्रा, जितनी मात्रा उपभोक्ता लेने को तैयार है, वह उस वस्तु की मांग कहते हैं। देखो, स्थान, समय, कीमत, ये आना जरूरी है। अगर ये तत्व नहीं आएंगे तो मांग नहीं कहलाएगी। अगला टॉपिक है बाजार मांग।
कौन सी मांग? बाजार मांग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाजार मांग। तो स्टूडेंट, बाजार मांग किस प्रकार से चलती है, क्या होता है, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। बाजार मांग से तात्पर्य किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा को बाजार मांग का योग कहते हैं। सुनिए, आपकी कोई वस्तु है, उसकी कीमत है, अलग अलग उपभोक्ता है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इन सब का जो जोड़ है वो क्या कहलाएगा? बाजार मांग कहेगा। उपभोक्ता की मांग के अनेक कारक हो सकते हैं, वो अपने आगे पढ़ेंगे अभी। कीमत, उपभोक्ता क्या है, रुचि, अधिमान, ये सब चीजें ही प्रभावित करेंगी। लेकिन सबसे पहले एक ही परिभाषा है, बाजार मांग किसे कहते हैं? किसी दी हुई कीमत पर अलग अलग उपभोक्ताओं के द्वारा बाजार में जो मांगा जाता है उसे हम बाजार मांग कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए सब्जी है, उसको बेचने वाले हैं, मैं गया, मेरे को 5 किलो चाहिए, किसी दूसरे को 4 किलो चाहिए, किसी को 7 किलो, तो ये सारों का जोड़ लग गया, तो वो क्या कहलाएगी भाई स्टूडेंट्स? बाजार मांग। अगला टॉपिक आ गया मांग अनुसूची। मांग अनुसूची क्या होता है? आपकी जो कीमत है ना, कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा में जो प्रभाव पड़ता है और जिस तालिका के द्वारा वो दर्शाया जाता है उसे मांग अनुसूची कहते हैं। समझिए, कीमत और मात्रा, कीमत में परिवर्तन से मात्रा में परिवर्तन आएगा, ये बात सच है। तो उसको दर्शाने वाली जो सारणी है वही मांग अनुसूची कहलाती है। मांग अनुसूची किसे कहेंगे? जो किसी भी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्रा की जो अनुसूची होती है उसको हम बाजार अनुसूची कहते हैं। ये देखिए, सभी कारक मांग को प्रभावित करते हैं। दो प्रकार की बता दी, व्यक्तिगत और बाजार। व्यक्तिगत कौन सी होगी? मैं गया मार्केट में और मैंने अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा खरीदी, मेरी अकेले की है, वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत कहलाएगी। बाजार मांग सूची, उसमें बहुत सारे जो क्रेता हो गए, अलग अलग उपभोक्ता हो गए, ए बी सी डी, कितने भी उपभोक्ता हो गए, वो सारे के सारों का जो जोड़ होगा, जो टोटल होगा, वो कहलाएगी बाजार मांग सूची। तो दो प्रकार की होती है, पहली आ गई व्यक्तिगत और दूसरी आ गई बाजार मांग अनुसूची। बाजार की देखिए तालिका बनाई गई है, व्यक्तिगत मांग सूची, ये कीमत दर्शा रखी है और इस कीमत पर मात्रा। जरूरी नहीं है ये आपको लेना, जैसे आपकी कीमत है 2 रुपए, उस पर कोई 10 ले रहा है, कीमत बढ़ के 4 होगी तो देखिए कीमत बढ़ती जाएगी, तो आपकी जो मांगे जाने वाली मात्रा कम होती जाएगी। जैसे 4 रुपए पर 6 रुपए, 6 किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से 6 होगी तो ये और कम हो जाएगी डिमांड। इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध पाया जाता है? विपरीत, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। किसमें? कीमत में और मात्रा में। यदि कीमत प्लस में है तो मात्रा माइनस में होगी, और यदि कीमत माइनस में है तो मात्रा प्लस में होगी। तो स्टूडेंट्स, ये एक व्यक्ति की दे दी तालिका, इसलिए इसका नाम रख दिया व्यक्तिगत मांग अनुसूची। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा बाजार मांग तालिका। सुनिए, ये कोई भी रेट दे रखा है, जरूरी नहीं है आप ये लो, आप कोई भी रेट ले लो, जैसे 2 रुपए, 4, 6, 8। ये ए आदमी है, ये बी है। अब ए ने मांगी 10, फिर इसे 9, 8, 7, जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई मांग कम होती। ये बी व्यक्ति है, ये 20 इकाइयां ले रहा है, फिर 9 ले रहा है, 19 ले रहा है, फिर 15 ले रहा है, 14 ले रहा है। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा, व्यक्तिगत मांग वक्रों के जोड़ को बाजार मांग वक्र कहते हैं। और बाजार मांग तालिका किसे कहेंगे? व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत उपभोक्ता है उनके द्वारा विभिन्न कीमतों पर जितनी कुल मात्रा मांगी जाती है उसे बाजार मांग कहते हैं। क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट आ गया मांग वक्र।
मांग वक्र किस प्रकार से होता है, कैसे होता है? मांग वक्र अनुसूची के आधार पर अगर अपने बनाएंगे, मांग वक्र माना P कीमत पर M मात्रा मांगी जाती है। यदि कीमत बढ़कर P1 हो जाती है तो सुनिए, जैसे कीमत बढ़ेगी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, M1 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कीमत कम हो जाती है, P2 हो जाती है, तो ये बढ़ के M2 हो जाएगी। इस प्रकार से ये मांग वक्र बनता है। स्टूडेंट, भिन्न तालिका के द्वारा, आप वैसे भी अगर समझाना चाहो तो लिख सकते हैं, भिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा जो मात्रा दर्शाई जाती है वो मांग वक्र होता है। तो देखिए दोनों में विपरीत संबंध होता है। किस किस में विपरीत संबंध होता है? कीमत में। किसमें? कीमत में और मात्रा में। स्टूडेंट्स, कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। तो इसको दर्शाने वाले वक्र को मांग वक्र कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कीमत और मांगे जाने वाली मात्रा को दिखाने वाला रेखा चित्र मांग वक्र ही होता है। मांग वक्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। किसी नियत समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा भिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्रा का ग्राफ चित्रित करना व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हो किसी निश्चित समय पर एक उपभोक्ता के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उपभोक्ता के द्वारा व्यवहार किया जाता है विभिन्न कीमतों पर वस्तु की डिमांड के लिए, वो ही व्यक्तिगत मांग वक्र है। एक व्यक्ति का होगा। किसका होगा? एक व्यक्ति का होगा। इस डायग्राम को सीधा भी बना सकते हैं। ये तो इसने डाटे के साथ बनाया, आप कुछ नहीं, P कीमत पर Q क्वांटिटी, मात्रा M लिख दो। यदि कीमत बढ़ गई क्या होगा? मात्रा कम हो जाएगी। इधर P1 तो नीचे भी Q1, ये कम हो गई यहां से यहां तक। इसी प्रकार यदि कीमत बढ़ जाती है, कम हो जाती है तो मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी बंदा है वो कहेगा भैया सस्ती है तो ज़्यादा ले लूँगा, महंगी है। मान लीजिए जिस दिन बाजार में टमाटर 100 रुपये किलो होंगे तो आप लोग क्या करोगे? 2 या 3 टमाटर से काम चलाओगे। और यदि वही 2 रुपये किलो टमाटर हुए तो आप यार किलो ही दे दे भाई, तो अपने आप मात्रा बढ़ जाएगी। तो व्यक्तिगत मांग वक्र समझ में आ गया होगा। कोई भी निश्चित समय पर जो व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न या निश्चित कीमत पर जितनी मात्राएं मांगी जाती है उसको दर्शाने वाले वक्र को व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आ गया बाजार मांग वक्र। निश्चित समय कीमत पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा, यानी अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा जो मात्रा मांगी जाती है उसको अपने आंकड़ों के द्वारा, ग्राफ के द्वारा जो दर्शा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई? बाजार मांग वक्र कहते हैं। देखिए ये ए उपभोक्ता है, ये बी है, इन दोनों का टोटल क्या हो गया? बाजार मांग। मान लीजिए ये आपका वक्र है, ये कोई वक्र बना रहे हैं, ये ए बंदे का है, ये बी का है, तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया? बाजार मांग। यानी ये एक डायग्राम, जो ये बड़ा होगा बाजार मांग, ये छोटे होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए दोबारा समझ लीजिए आप लोग, अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो जैसे ए उपभोक्ता, ये ए उपभोक्ता ने मांग ली, डिमांड होगी, ये बी उपभोक्ता की डिमांड होगी, और आगे अगर अपने ये दो ही उपभोक्ता हैं तो ये दोनों का जोड़ एमडी हो जाएगी, एमडी मार्केट डिमांड स्टूडेंट्स हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा? आई होप यू आर क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है मांग को निर्धारण करने वाले तत्व। तो मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करते हैं? सबसे पहले वस्तु की समय की कीमत। कोई भी वस्तु है, जैसे मार्केट से आप कोई चीज लेने जा रहे हो तो उसकी कीमत क्या है वो सबसे पहले निर्भर करेगी। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता के लेने वाले की इनकम। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है तो वो उस प्रकार की वस्तु की डिमांड करेगा, और कोई पूंजीपति है तो वो है, जैसे मान लीजिए मेरी कीमत बढ़ जाती है तो मैं डालडा घी का यूज कर रहा हूं तो उसके स्थान पर मैं क्या करूंगा? देसी घी यूज करना शुरू कर दूंगा। संबंधित वस्तुएं प्रतिस्थापन और पूरक, दो वस्तुओं के नाम आए हैं, प्रतिस्थापन और पूरक। प्रतिस्थापन एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम लेना,
एक वस्तु के स्थान पर दूसरी को काम लेना। जैसे हीरो मोटरसाइकिल है आपका, उसके स्थान पर आपने बजाज मोटरसाइकिल का यूज कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापित। पूरक, जो एक के साथ दूसरी मांगी जाए। जैसे आपने मोटरसाइकिल ले ली तो उसके साथ पेट्रोल आपको लेना पड़ेगा। ये पूरक वस्तु, यानी दो वस्तुएं हैं, अगर एक के साथ दूसरी लेनी पड़े तो पूरक वस्तु। और यदि एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी प्रतिस्थापित कर दें, जैसे चाय, चाय के स्थान पर कॉफी आपने यूज कर ली, प्रतिस्थापित होगी। चाय महंगी होगी तो आप कॉफी यूज करने लग गए। इसी प्रकार यदि आपको पेन, पेन के साथ क्या लेनी पड़ेगी? स्याही, इंक। तो स्टूडेंट्स, ये पूरक और स्थानापन्न वस्तु, इनकी कीमत भी प्रभावित करती है किसको? मांग को। कैसे प्रभावित करती है? सुनिए, चाय की कीमत महंगी होगी तो आप क्या करोगे? चाय के स्थान पर कॉफी लेना शुरू कर दोगे। मांग प्रभावित हुई या नहीं हुई? होगी। पेन महंगा हो गया, लोग कम खरीदने लगे तो लोग इंक भी कम खरीदेंगे। मोटरसाइकिल अगर सस्ता है लेकिन पेट्रोल की कीमत भी प्रभावित करेगी मोटरसाइकिल की डिमांड को, और मोटरसाइकिल की कीमत भी पेट्रोल को प्रभावित करेगी। ये स्टूडेंट्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता की पसंद और रुचि। यदि आपको कोई चीज पसंद है तो उसके लिए कीमत मायने नहीं रखती। आपकी रुचि है उसमें, आपको पसंद है, तो वो भी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो आपको अगर सस्ती भी मिलनी होगी तो भी आप उसको परचेज नहीं करोगे। मान लीजिए किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं है और मार्केट में उसका रेट भी कम है, वो खाने में आपको हो सकता है किसी एक को वो अच्छी ना लगे तो वो नहीं खरीदेगा। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं। अगर किसी वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ने की शंका हो या घटने की शंका हो तो ये भी मांग को प्रभावित करते हैं। क्या क्या चीजें? भविष्य में कीमत बढ़ने की या घटने की आशंका हो तो क्या करेगा भाई? मांग प्रभावित होगी। तो मांग को प्रभावित करने वाले पहला शब्द खुद की कीमत, दूसरा उपभोक्ता यानी लेने वाले की इनकम, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि और भविष्य के बारे में कीमत की प्रत्याशाएं। अब इसको अगर अपने गणितीय रूप में लिखेंगे, डिमांड फलन किसका है? P1 2 3 4। P जो है अन्य वस्तुओं की कीमत हो सकती है, उपभोक्ता क्या है? ये पांचों तत्वों को लिखना है, ठीक है। वाई हमेशा कीमत से, आय से, उपभोक्ता की इनकम से होता है। टी टेस्ट से होता है। तो ये सारा का सारा एक फलन बना दिया। तो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, कीमत और मांगे जाने वाली मात्रा के अंदर संबंध, यानी हमारी पी और क्वांटिटी यानी मात्रा, इन दोनों में क्या संबंध है? तो पहले तो सीधी सी बात है कि अन्य बातें स्थिर रहे। हमेशा कुछ बातें स्थिर रहेंगी। जैसे पीछे आया है, रुचि नहीं बदलनी चाहिए, टेस्ट नहीं बदलना चाहिए, भविष्य में कीमत की शंका नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीजें स्थिर रहेंगी तभी मांग का नियम लागू होता है, अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं होता। जब भी आप मांग का रूल लिखोगे, नियम लिखोगे, अन्य बातें स्थिर रहने पर शर्त लिखना कंपल्सरी है। यदि आपने ये नहीं लिखा तो आपकी ये परिभाषा गलत हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है भाई? विपरीत। ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक, यानी इन दोनों के बीच कैसा संबंध होता है? प्रतिलोम संबंध। कैसा संबंध होता है? प्रतिलोम संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। और दूसरा है वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा और संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुएं पूरक वस्तुएं हो सकती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हो सकती है। तो पहला पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि किसी भी वस्तु की मांगे जाने कीमत के साथ जो संबंध होगा वो प्रतिलोम होगा। यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट? देखिए, वही पी कीमत पर एम मात्रा, कीमत बढ़ गई, मात्रा घट गई, कीमत घट गई, मात्रा बढ़ गई। ये ऋणात्मक डायग्राम होगा मांग का। मांग का वक्र किस प्रकार से होता है? ऋणात्मक, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। तो दूसरा टॉपिक हमारा है संबंधित वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुओं में पहले पूरक वस्तुएं। तो सबसे पहले हम इसमें पूरक वस्तुओं के बारे में
पूरक वस्तुएं, देखिए मैंने आपको पहले बताया पूरक वस्तुएं, ये आपकी चाय है और देखिए चाय के साथ आपको क्या चाहिए, दूध। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुओं में क्या होता है, देखिए जैसे आपने यहां पर कोई भी वस्तु पूरक वस्तु ले ली, पूरक वस्तु का मतलब है जो एक वस्तु के साथ दूसरी आपको लेनी ही पड़ती है। जैसे कार है, कार के लिए किस चीज की आवश्यकता है भाई, पेट्रोल की। यदि कार की पी कीमत है, पेट्रोल की जो डिमांड है वो एम है, एग्जाम्पल के लिए यदि कार महंगी हो गई तो लोग कार क्या करेंगे भाई, कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी क्या करेंगे, कम लेंगे। क्या लेंगे, कम लेंगे। तो जो पूरक वस्तुओं का डायग्राम है डिमांड का, वो भी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। पूरक वस्तुओं में कीमत में जो दो वस्तुएं होती हैं उनमें संबंध क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे कीमत बढ़ेगी इसकी पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। जैसा ये एग्जांपल दे रखा है, पी कीमत पर जो आपकी चाय की मांग क्या है, क्यू, जैसे ही कीमत बढ़ गई वैसे ही मात्रा कम हो गई। तो ये डायग्राम क्या है, ऋणात्मक। कौन सा डायग्राम है भाई, ऋणात्मक डायग्राम है। तो देखिए नेक्स्ट है स्थानापन्न। स्थानापन्न में बिल्कुल विपरीत चलेगा स्टूडेंट्स। स्थानापन्न में अगर अपने देखेंगे तो इससे ठीक विपरीत होगा स्टूडेंट। दूसरा है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तु जैसे चाय के स्थान पर कॉफी और चाय दोनों की तुलना की है, तो जैसे आपकी कॉफी की कीमत पी है तो चाय की मांग क्यू है। यदि कॉफी की मात्रा बढ़ गई तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। सुनिए अब ये देखिए, इसको अच्छे से समझे। पी कीमत पर एम मात्रा, कोई भी दो चीजें ले सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि चाय और कॉफी का एग्जांपल लेना है, देसी घी डालडा घी ले सकते हो, कोई भी दो वस्तुओं की तुलना कर सकते हो, हीरो मोटरसाइकिल बजाज मोटरसाइकिल कोई भी है। ये कोई भी वस्तु है ए, जैसे इसकी प्राइस है और इसकी ये डिमांड है, ये है बी। यदि इसकी कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, इसकी मात्रा तो कम कर देंगे लेकिन इस दूसरी वस्तु की क्योंकि कीमत कम है इसलिए उसको लेना पसंद करेंगे। जैसे पी कीमत पर क्यू क्वांटिटी चाय की डिमांड की जा रही है, यदि कीमत कॉफी की बढ़ गई लोग क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड तो कम कर देंगे लेकिन चाय की डिमांड क्या कर देंगे, विपरीत बढ़ा देंगे। तो हम कह सकते हैं जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनका मांग वक्र धनात्मक होता है। क्या होता है स्टूडेंट, धनात्मक। और पूरक का क्या होता है, ऋणात्मक। पूरक का ऋणात्मक और स्थानापन्न वस्तुओं का धनात्मक वक्र होता है। अगला टॉपिक है मांग और आय का संबंध। उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है सामान्य रूप से, लेकिन इसके अलग अलग कंडीशन होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो एक बार तो उसकी डिमांड बढ़ती है लेकिन अंत में उसकी डिमांड कम होने लग जाती है। मान लीजिए आपकी पहले इनकम 10,000 थी, अब आपकी इनकम 20,000 होगी तो आप जो आपके घर पे वस्तुएं ला रहे हैं उनको ज्यादा लोगे। लेकिन ये 1,00,000 रुपए होगी, 2,00,000 रुपए आपकी इनकम होगी तो और कितनी वस्तुएं लोगे, नहीं लोगे। उसके लिए और वस्तुओं की डिमांड हो सकती है लेकिन उसकी वस्तु की मांग नहीं होगी। तो इसलिए ये लास्ट में आप देख रहे हो मांग वक्र ऐसे मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है। उपभोक्ता की इनकम जैसे जैसे बढ़ती है एक बार तो डिमांड बढ़ सकती है लेकिन बाद में मांग क्या होती है, घटना शुरू हो जाती है। इसलिए इसके बीच में उपभोक्ता की आय और मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। उपभोक्ता की इनकम वाई से कहता है, वाई इनकम पर एम डिमांड की जाती है। यदि इनकम बढ़ गई ठीक है तो यह भी बढ़ जाएगा, यदि इनकम कम हो गई तो यह भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कौन सा वक्र हो गया भाई, धनात्मक हो गया। लेकिन इसके लिए एक चीज और है, एक अर्थशास्त्री गिफिन, क्या नाम है, गिफिन। गिफिन ने नीक्रस्ट श्रेणी,
निकृष्ट श्रेणी की वस्तुओं को परिभाषित किया है। उनके अनुसार जो गरीब वर्ग है वो अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा खाने की और छोटी श्रेणी की वस्तुओं में खर्च करता है। जैसे वो ज्वार खा रहा है भोजन के रूप में, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी, मांग के रूल के अनुसार उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन वो ज्वार की मात्रा खरीदना कम कर देगा और उसके स्थान पर क्या करेगा, वो गेहूं खरीदना, चावल खरीदने का काम शुरू कर देगा। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि गिफिन अर्थशास्त्री है जो, उसके अनुसार जो जैसे जैसे गरीब वर्ग की आय बढ़ेगी उसके भोजन के ऊपर तो खर्च होगा ही, लेकिन उच्च क्वालिटी की वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता की पसंद से संबंध। तो देखिए, उपभोक्ता की पसंद और अधिमान भी डिमांड को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई नए आविष्कार आ गए, विज्ञापन आ गए, उसको देखकर उपभोक्ता की पसंद के ऊपर प्रभाव पड़ता है और मांग वक्र प्रभावित होता है स्टूडेंट्स। जैसे आपने देखा होगा, जब ऐड आती है तो आपके मन में कई बार करने लगता है यार ये चीज़ तो लेनी है मेरे को। बच्चों को सबसे ज़्यादा, युवा वर्ग को प्रभावित करता है। जैसे कोई नया फ़ोन आता है, उसकी ऐड आती है, उसके बारे में लिखा आता है, तो वो स्टूडेंट जो युवा पीढ़ी है उस मोबाइल को लेना। भविष्य की उपभोक्ता की प्रत्याशाएं। यदि उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु के स्टॉक की कमी हो सकती है तो मांग बढ़ जाएगी, और या भविष्य में कीमत बढ़ने की शंका हो तो भी, और अगर आपको लगे कि भविष्य में कीमत कम होने वाली है तो भी व्यक्ति अपना उपभोग घटा देगा। तो ये 5 बातें आई पूरक वस्तुओं के बारे में, स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में, उपभोक्ता की आय के बारे में, ठीक है, उपभोक्ता की पसंद के बारे में, और भविष्य की जो है उपभोक्ता की प्रत्याशाओं के बारे में। तो ये स्टूडेंट्स आपने अभी पढ़ा। और इसके आगे है, ऐसे कौन से कारक है जिससे बाजार मांग प्रभावित होती है। किसी देश की जनसंख्या का आकार और संरचना। यदि किसी देश की जनसंख्या है और जनसंख्या यदि बूढ़ों की ज्यादा है तो लाठी की जरूरत पड़ेगी और दवाई की जरूरत पड़ेगी। अगर बच्चों की है तो खिलौनों की जरूरत पड़ेगी। आज अगर बच्चे हैं तो भविष्य में अगर आप प्लान बना रहे हो तो आप युवा वर्ग की डिमांड के अनुसार अपनी प्लान बनाओगे। ये एक प्रकार से जनसंख्या का आकार और संरचना डिमांड को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय का वितरण। यानी अमीर वर्ग की ओर जा रहा है, गरीब की ओर जा रहा है, ये भी मांग को प्रभावित करेगा। तो जनसंख्या का आकार और संरचना। यदि किसी देश की जनसंख्या ज्यादा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी। अगर वो स्पीड ज्यादा है लोगों की मांगने की तो वो ज्यादा होगी। तो इसी प्रकार जनसंख्या का बहुत हिस्सा अगर युवाओं का है, किसका है, युवाओं का, तो मोबाइल की मांग होगी। राष्ट्रीय आय का वितरण। यदि आय का वितरण असमान है तो विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी। आय का वितरण समान है तो आवश्यक वस्तुएं। देखिए, असमान है तो गरीब वर्ग तो वो ही सामान ले पाएगा, जो अमीर होता जाएगा वो एसी लेगा, बड़ी गाड़ी लेगा, तो बहुत सारी चीजें लेगा। इसी प्रकार यदि गरीब वितरण समान हो रहा है तो आपकी जो आवश्यक वस्तुओं की मांग है वो होगी। नेक्स्ट टॉपिक है मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। देखो, मांग मात्रा में, मांग की मात्रा में चेंज होना और मांग में ही परिवर्तन हो जाना, दो अलग अलग टॉपिक है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को मांग वक्र का चलने से दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। यानी कमी या वृद्धि से। यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग बढ़ती या घटती है तो उसे हम कमी या वृद्धि कहते हैं। स्टूडेंट, विस्तार और संकुचन दो शब्द आएंगे। विस्तार, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, किसमें परिवर्तन के कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग बदलती है तो उसे विस्तार या संकुचन कहते हैं। माना किसी वस्तु की, ये देख लीजिए, पी कीमत पर एम डिमांड है। यदि आपकी कीमत बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, तो क्या हो गया भाई, कमी हो गई। तो ये कहलाएगा, यहां थी यहां से यहां चलेगी, इसको क्या कहेंगे, संकुचन कहेंगे। और यदि पहले 100 रुपए कीमत थी और 250 डिमांड की जा रही थी, अब कीमत कम होकर 50 हो गई,
डिमांड बढ़ गई। तो यहां से लेके देखो, इस जगह से ये लेके यहां पॉइंट आ गया, ए से बी आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? विस्तार। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है तो विस्तार और संकुचन कहलाता है। देखिए, कीमत कम होने से डिमांड बढ़ी तो विस्तार, और कीमत इसके विपरीत, यदि इसको पहले ले लें, पहले ये कीमत है और अब ये कीमत होगी, तो ये विपरीत हो गया, तो ये संकुचन का भी हो जाएगा। यदि ये ऊपर की ओर हो गया तो संकुचन, नीचे की ओर है तो विस्तार। तो स्टूडेंट, ये आप बात बिल्कुल समझ गए होंगे। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है तो उसे विस्तार या संकुचन में लेते हैं। यदि मांग बढ़ती है तो विस्तार, और यदि मांग कम होती है तो उसे हम संकुचन कहते हैं। तो स्टूडेंट, संकुचन और विस्तार आप समझ चुके हैं। अब आ गया कमी और वृद्धि। यदि कीमत स्थिर रहती है, देखो, यदि ये मांग वक्र, ये डी मांग वक्र है, और यदि मांग वक्र इधर चला गया, डी1 हो गया, तो देखिए ये मांग बढ़ गई। पहले ये डिमांड थी, अब ये हो गई, डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो मांग में वृद्धि। और यदि ये कम हो गई, मान लो डी मांग वक्र है और डी1 इधर आ गया, कम हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? कमी। स्थिर कीमत पर यदि मांग बढ़ जाती है, दाहिनी ओर खिसक जाती है, तो हम उसको वृद्धि कहेंगे, और अगर बाईं ओर आ जाती है तो उसे हम कमी कहेंगे। तो स्टूडेंट, चार परिभाषाओं में से एक परिभाषा 100% आपको आएगी, विस्तार, संकुचन, विस्तार, संकुचन, वृद्धि, कमी। विस्तार, संकुचन कीमत में परिवर्तन के कारण, और कमी वृद्धि कीमत स्थिर रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, अन्य बातें समान रहने पर, क्या चीज लिखना है? अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। सीधा सा डायग्राम, पी कीमत पर एम डिमांड, कीमत बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, कीमत घट गई, डिमांड बढ़ गई। यही है मांग का नियम। मांग का नियम किसे कहें? अगर आपको आता है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की यदि कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाएगी। दोनों में विपरीत संबंध, ये कीमत और ये मांग मात्रा, ये प्लस में, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, विपरीत संबंध, और इसका डायग्राम। तो मांग का नियम आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, मांग के नियम की व्युत्पत्ति, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा का प्रतिलोम संबंध मांग के नियम को दो तरीकों में व्यक्त करता है, सीमांत उपयोगिता और कीमत। सीमांत उपयोगिता MU, मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वल टू कीमत, यानी कोई व्यक्ति उतनी कीमत देना पड़ेगा चाहेगा जितनी उसको सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता से ज्यादा वो कीमत देना पसंद नहीं करेगा। दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो पहले नियम के अनुसार अब अपने इसका पहले अध्ययन करेंगे और बाद में अभी इसका दूसरे नियम से। स्टूडेंट्स, पहला केस देखिए, MU और P दोनों की तुलना की है। यदि P छोटा है, मुंह जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है, बराबर होना चाहिए। ये कह रहे हैं पहले केस में यदि कीमत घटती है, यानी P आपकी कम है और MU ज्यादा है, तो क्या करेगा? उपभोक्ता डिमांड ज्यादा करेगा। MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसको पूरा विस्तार से कराएंगे। अब इसको शॉर्ट में कर लो एक बार। जब तक MU क्या है, MU है, TU है, इसके बारे में पूरा अपना अध्ययन करेंगे। तो MU मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, जैसे आपको कोई चीज यूज करते हो तो उससे संतुष्टि कितनी मिलती है, वो सीमांत उपयोगिता है। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है, उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना। यदि MU बड़ा है तो ज्यादा मात्रा खरीदेगा, यदि MU कम है तो वो कम मात्रा खरीदेगा। ये हो गया सीमांत उपयोगिता किस प्रकार से डिमांड को प्रभावित करती है। सीमांत उपयोगिता का संबंध कीमत से होता है। यदि कीमत घटती है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी,
क्योंकि वस्तु सस्ती होगी, ज़्यादा आ जाएगी, और यदि कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो कम आएगी, तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो गई। स्टूडेंट, सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे सीमांत उपयोगिता एमयू ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मान लो दो चीज़ें हैं आपके पास, दो चीज़ें, अगर आपको भूख लगी है, आप चाहोगे कि रसगुल्ला खाएं या टिक्की खाएं या बर्गर खाएं, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक की एमयू, जैसे एमयू एक्स वस्तु है तो एम एक्स वस्तु की एमयू बटा एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की एमयू बटा वाई, अगर ये बराबर संतुलन में होनी चाहिए। तो देखिए, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे सीमांत उपयोगिता और उसका कीमत का अनुपात समान रहे। स्टूडेंट्स, मांग के नियम लागू होने के क्या कारण है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, जैसे आप कोई भी वस्तु को जैसे जैसे उपयोग करते जाओगे उसकी उपयोगिता आपके लिए कम हो जाएगी। भूख लगी आपको, स्टार्टिंग में जब खाना खाना शुरू करोगे तो पहले ही रोटी में बड़ा आनंद आएगा। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से आप खाना खाते जाओगे तो उसको उत्तरोत्तर कम होते जाइए। मान लीजिए आप होटल में बैठे हैं, तो आपको जिस प्रकार से जब आपका पेट भर गया और वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, सुबह तक खाना खराब हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, कम कीमत पर अगर तू देता तो दे दे भाई, नहीं तो रहने दे। तो पहला नियम, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता को अधिक से अधिक खरीदता है, उत्तरोत्तर जब उसकी सीमांत उपयोगिता वो घटती जाती है, क्या होता है, सीमांत उपयोगिता उसकी संतुष्टि कम होती जाती है, अतः वो कम कीमत पर ज्यादा वस्तु खरीदना पसंद करेगा। मान लीजिए पहले पी कीमत पर एम वस्तु खरीद रहा था, अब क्या हो गया कि जैसे ही उसकी सेम कीमत पर उसको संतुष्टि जरूरत नहीं है, खाना खाने लगा, तो वो क्या करेगा, यार कीमत कम करे तो मैं ज्यादा खरीद लूंगा, नहीं तो इस प्रकार से ये मांग वक्र नीचे गिरता हुआ बन जाएगा। ये मांग का नियम लागू होने का कारण है। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य जब कोई वस्तु, एक वस्तु सस्ती हो जाती है या महंगी हो जाती है तो दूसरी वस्तु पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए चाय और कॉफी, यदि चाय महंगी होगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफी खरीदना पसंद कर देंगे। इस वजह से मांग का नियम लागू होता है। तीसरा प्रभाव है आय प्रभाव। कौन? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आय प्रभाव। आय प्रभाव, आय का भी किसी वस्तु के मांग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है तो मांग बढ़ जाएगी, यदि वास्तविक आय कम होती है तो मांग कम हो जाएगी। यह कीमत से है। यदि कीमत कम होने, मान लीजिए कोई एक पेन मेरे को 10 रुपए में मिल रहा था, अब 5 रुपए मिल रहा है, तो 5 रुपए जो मेरे बढ़ गए वो मेरी इनकम तो बढ़ गई। तो आय प्रभाव, आय प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू हो है। आय के कारण वास्तविक जो उसकी है, स्टूडेंट्स, वास्तविक आय बढ़ जाएगी मौद्रिक आय से, तो वो ज्यादा वस्तुओं को खरीदेगा। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, कोई भी वस्तु है उसकी कीमत घट जाती है तो भी क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु के उपयोग, अन्य उपयोग भी हो सकते हैं, यदि अन्य उपयोग ज्यादा है तो व्यक्ति ज्यादा डिमांड करेगा। और इस प्रकार से मांग के नियम के अपवाद लागू होने के कारण है। अब मांग का नियम किन परिस्थितियों में लागू होने के कारण आपने पढ़ ली है। अब है मांग के नियम के अपवाद। अपवाद वो होता है जहां पर मांग का नियम, सबसे पहले गिफिन वस्तुएं। गिफिन एक अर्थशास्त्री का नाम है जिन्होंने घटिया वस्तुओं को परिभाषित किया। उनके अनुसार घटिया वस्तुएं जो गरीब वर्ग द्वारा, जिसकी अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा खर्च किया जाता है और वो भी भोजन के ऊपर, तो उन वस्तुओं की जैसे जैसे कीमत कम होती है तो उनकी मांग भी घट जाती है, जबकि मांग के नियम के अनुसार घटनी नहीं चाहिए, कीमत कम हुई तो मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह यह है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे ज्वार खा रहा है, मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था इसी लेसन में ही, ज्वार खा रहा है, गरीब वर्ग है, तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी या उसकी कीमत में परिवर्तन आएगा, ज्वार सस्ती होगी, तो जो पैसे बचेंगे उससे वो गेहूं खरीदना पसंद करेगा। तो इस प्रकार से गिवन वस्तुएं हो गई।
दूसरा प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं, हीरे, सोने, चांदी, ये प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं की जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, धनवान लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं, जबकि मांग के नियम के अनुसार नहीं खरीदनी चाहिए कीमतों। तो दिखावे की श्रेणी की वस्तुएं, प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। भविष्य में कीमत बढ़ने की शंका हो तो भी मांग का नियम लागू नहीं होता। उपभोक्ता की अज्ञानता और गलत धारणा, अज्ञानता कई बार जानकारी नहीं होती तो ले लेता है, और गलत धारणा, हमेशा उपभोक्ता ऊंची कीमत वाली वस्तु को श्रेष्ठ मानता है, तो यहां भी मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे एक औरत कपड़ा लेने गई, तो एक की कपड़ा है, उसके अलग अलग कलर है, एक की कीमत दुकानदार ने ज्यादा बता दी और दूसरे ने कम बता दी, उसी दुकानदार ने, तो ज्यादा कीमत वाला उसको मुलायम लगेगा, उसको ज्यादा खरीदना पसंद करेगा। जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग, जैसे कुछ जीवन के लिए दवाई है या इस प्रकार की कोई भी चीज है, अगर वो है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो उन वस्तुओं की कीमत चाहे बढ़े या घटे, डिमांड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है। मैंने कोशिश की है कि 40 मिनट के अंदर वीडियो में ये पूरा किया जाए, थोड़ा है तो बड़ा, लेकिन कोशिश की है। अगर आप इसको समझ गए हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आगे और अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपको 12वीं क्लास की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा सके। अगर आप कहेंगे कि स्पीड तेज है तो स्पीड भैया स्लो कर देंगे, 40 मिनट में चैप्टर पूरा किया है तो थोड़ा है तो स्पीड तेज। धन्यवाद, थैंक यू।